ये है कतर। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान वाकई दुनिया का सबसे अमीर तरीन देश। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम $1,00,000 से भी ज़्यादा है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और पड़ोसी अरब देश जैसे कि यूएई और सऊदी अरब वगैरह से भी कहीं ज़्यादा है। बात की जाए इसकी पॉपुलेशन की तो एज़ पर रिकॉर्ड 2020 2.8 मिलियन पीपल जो है कतर में रहते हैं, जिसमें से 15% जो है कतर के लोकल्स है, कतरी से। 99% कतरी यानी कि कतर के रेसिडेंट दोहा में रहते हैं और इस कंट्री का लिटरेसी रेट 97% है। कतर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको एक भी जो है जंगल नहीं दिखाई देगा एंड इट इज़ ओनली कंट्री वेयर द सी मीट्स द डेजर्ट। इसीलिए कतर को मिडल ईस्ट का वेगस भी कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों आखिरकार यूएई और सऊदी अरब के रिलेशन कतर के साथ अच्छे नहीं हैं। कतर जो कि बहुत ही गरीब देश था, अचानक इतना अमीर तरीन देश कैसे बन गया? क्या कतर हमेशा इसी तरह से अमीर बना रहेगा? तो कतर की गरीब से अमीर देश बनने की स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में जो है, अगर वीडियो का आखिर तक देखते तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इस चैनल पे आपको इसी तरह की जो है कंटेंट और भी मिलते रहे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कतर की इंटरेस्टिंग स्टोरी। कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पहले की बात की जाए तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ डेजर्ट था, जिसमें गरीबी, भूख और गुर्बत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो देश सारे अरब कंट्रीज में सबसे गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन देश कैसे बन गया? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कतर हैज़ द वर्ल्ड्स लोवेस्ट फीमेल पॉपुलेशन बाय परसेंटेज। सिर्फ और सिर्फ 24.7% पॉपुलेशन है फीमेल है कतर की। मीन्स 3:1 का रेशियो है, 3 men फॉर एवरी 1 वुमेन। और इसका मेन रीज़न है जो मेल माइग्रेंट वर्कर्स है वो। और ये कहानी बाकी सारे अरब कंट्रीज़ की कहानी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कतर को किसी भी ज़मीनी या समुद्री हमले की सूरत में डिफेंड करना होगा और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स में ब्रिटेन का शेयर होगा। 1940 में कतर में सबसे पहला ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ। 1960 तक कतर में तेल को खोजकर उसे ज़मीन से निकालने का काम बहुत ही तेज़ी से शुरू हो चुका था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू हो। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है, लेकिन उस ज़माने में गैस कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था और उसकी वजह ये थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के ज़रिए ही किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतना दूर था कि वहाँ तक पाइपलाइन पहुँचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इस वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई और ये डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दब के रह गई। फिर आता है ईयर 1971। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई और कतर एक आज़ाद मुल्क बन गया। आज़ादी मिलने के बावजूद अगले 25 साल भी कतर के हालात कुछ खास नहीं बदले, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं था। फिर आता है साल 1995। साल 1995 में जब क्राउन प्रिंस हम्माद बिन खलीफा सानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर के अमीर बन गए। नए अमीर का एक ही फोकस था और वो था गैस। हम्माद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकता है, इसीलिए उसने एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उसे ऑयल की तरह शिप में दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इस प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है। इस प्रोसेस पर कतर ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले कंट्री में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन भी शामिल है।
बिलियंस ऑफ डॉलर कतर में आना शुरू हो गए। लेकिन कतर की तकदीर बदलने में, हालात बदलने में ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सी कंट्रीज़ के पास होते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट भी बहुत सी कंट्रीज़ करती है बहुत अच्छी तरह से। मगर असली प्रॉब्लम जो है आती है उन रिसोर्स से आने वाले पैसों को सही इस्तेमाल करना, सही जगह लगाना। वरना वेनेजुएला और अंगोला का अंजाम तो हमारे सामने ही है। अगर आपको नहीं पता कि वेनेजुएला और अंगोला कंट्रीज़ के साथ क्या हुआ था तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। कतर ने 2005 में एक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मोटिव था तेल और गैस से आने वाले पैसों को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। और इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े मुल्क, हर बड़ी कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े बड़े होटल्स हो, ऑफिसेस हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो, अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑफिसेस हो, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि वॉक्सवैगन, बार्कलेस बैंक, शेल, टिफनी हो, या फिर रोसनेफ्ट। इन तमाम कंट्रीज़ और कंपनीज़ में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यह भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर वगैरह पर लगा चुका है। इनके अलावा आपको पता होगा 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप भी जो है खेला गया था, उसमें भी कतर ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। इन सारी इन्वेस्टमेंट का मकसद है ऑयल एंड गैस के अल्टरनेट इनकम सोर्स क्रिएट करना। अब ये तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। असल में बहुत सालों तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था। नए अमीर खलीफा बिन हम्माद यह अच्छी तरह जानता था कि अगर कतर ने दुनिया में एक मकाम बनाना है तो उसके लिए एक अलग पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज़ पहुंचाने में अल जजीरा ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी सिर्फ यही एक चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया था, और इसकी वजह से सऊदी अरब और दूसरे कंट्रीज से इसे बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म भी सहने पड़ा था। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया था कि 2017 में जब सब अरब कंट्रीज़ ने कतर का बॉयकॉट किया तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहला जो डिमांड रखी गई थी वो थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई तो 2017 से लेकर आज तक जो है इसे बैन रखा है अपने कंट्री में। कतर का बॉयकॉट एक कंप्लीट फेलियर था, और उसकी सबसे पहली वजह तो ये थी कि सऊदी अरब को इस बॉयकॉट में सारे अरब कंट्रीज़ का सपोर्ट नहीं मिला। कुवैत और ओमान का भी जो है बॉयकॉट में सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि कतर का कुवैत और ओमान से भी अच्छा रिलेशन था और ईरान और तुर्की से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन था। तो इस वजह से जो है सऊदी अरब और यूएई को जो है बॉयकॉट में कतर को फेलियर फेस करने पड़ा। कतर से सऊदी अरब और यूएई के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। मगर इंटरनेशनली सारे कंट्रीज़ कतर को एक न्यूट्रल कंट्री समझते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में से सिर्फ 6 कंट्री ऐसे थे जो बॉयकॉट में सपोर्ट कर रहे थे कतर का, बाकी किसी भी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। कतर को गैस की वजह से एक फ्यूचर एडवांटेज भी मिला। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 या तो 2040 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगी, मगर गैस को लेके ऐसी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है। उल्टा गैस की डिमांड जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के तरफ से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतर की गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज़ भी गैस के लिए कतर से राब्ता कर रही है, और यह डील करते करते कतर और अमीर बन जाएगा। 2022 में कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट पहले ही $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो कल को जब बाकी अरब कंट्रीज़ ऑयल रिप्लेस होने पर परेशान होंगे, वही कतर को इस चीज़ से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो गाइस, ये थी कतर की स्टोरी, किस तरह से कतर गरीब से अमीर हो गया, इतना अमीर तरीन देश है। सारी चीज़ें आप लोगों को अब वीडियो देखने के बाद पता चल चुकी होगी। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि इसी तरह के और कंटेंट हम आप तक पहुँचा पाए।
Thank you and stay tuned for further videos.